महानगर में आकाश अपनी पत्नी के साथ रहता था। आकाश मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। नहा धोकर आकाश मोटरसाइकिल की पूजा करता। उसके बाद वो अपनी दुकान पर निकलता। शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, एक थी डायन मूवी देखने चलेंगे। ठीक है। आकाश की दुकान पर पहुंचते ही लोग दुकान पर आ जाते। आकाश बेटा, जरा मोटरसाइकिल देख लेना। कल जब बीबी को पीछे बैठाकर घर लाया था, उसके बाद से बंद पड़ी है। लगता है आपकी बीवी का वजन कुछ ज्यादा है। इंजन पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ गया। अभी ठीक करता हूँ। आकाश की दुकान के सामने दीपक नाम के लड़के की एक घड़ी मैकेनिक की दुकान थी। दीपक बड़ा परेशान रहता था क्योंकि उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या दिनों दिन गिरती जा रही थी। जब से ये मोबाइल फोन आए हैं, तब से घड़ी पहनने वालों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। मेरी बिक्री लगभग ना के बराबर हो गई है। गरीबी के कारण मेरी पत्नी भी मेरा सम्मान नहीं करती। बेहतर होगा कि मैं ये दुनिया ही छोड़ दूं। दीपक जंगल की दलदल में कूदकर आत्महत्या करने जाता है। रास्ते में उसका पैर जमीन में धसी किसी चीज से टकराया। दीपक सोचता है कि ये क्या है। वो थोड़ी खुदाई करता है तो जमीन के अंदर से एक बड़ी सी मशीन निकलती है। मशीन के साथ एक किताब भी थी। टाइम मशीन? क्या ये सचमुच टाइम मशीन है? मतलब मैं इससे बीते हुए कल में जा सकता हूँ और भविष्य में भी। मैंने किताब में पढ़ा है कि पहले के राजा महाराजाओं के महलों में बहुत सोना चांदी हुआ करता था। अगर मैं इस टाइम मशीन से उस समय में जाकर कुछ सोना चुरा लाऊं, तो मैं एक ही झटके में अमीर हो सकता हूं। लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं। उस सामने वाले मैकेनिक आकाश को अपने साथ ले जाता हूं। उसके पास मोटरसाइकिल भी है, सोना चुराकर भागने में काम आएगी। दीपक आकाश के पास जाता है और सारी बात बताता है। टाइम मशीन जैसी चीज के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। तो चलकर खुद ही देख लो, कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे। अरे ज्यादा मत सोचो। ऐसे कब तक ये मोटरसाइकिल संभालते रहोगे? वहां से हम ढेर सारा सोना लेकर लौटेंगे और अपनी पत्नियों को खुश कर देंगे। दीपक टाइम मशीन में टाइम सेट करता है। जैसे ही दोनों मशीन के अंदर घुसते हैं, जंगल में पहुंच जाते हैं। आदिवासी भाला लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागो यहाँ से जल्दी! दोनों टाइम मशीन के बाहर आ जाते हैं। लगता है गलती से गलत टाइमिंग में पहुंच गए। दीपक दोबारा टाइम मशीन में टाइम सेट करता है। दोनों फिर मशीन के अंदर घुसते हैं और डायनासोर काल में पहुंच जाते हैं। डायनासोर उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागो भागो जल्दी! दीपक तीसरी बार टाइम सेट करता है, तब वे लोग सही समय में पहुंचते हैं। इस बार ठीक है। लगता है हम किसी गांव में पहुंचे। दीपक एक आदमी से पूछता है, अंकल जी, राजमहल किस तरफ है? श्रीमान, राजमहल यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूर सामने की तरफ है। लेकिन आप ये किस चीज पर बैठे हैं? इसे मोटरसाइकिल कहते हैं। जैसे आपके यहाँ घोड़े पर बैठकर लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, ऐसे ही आज से 500 साल आगे की दुनिया में लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर यहाँ वहाँ जाते हैं। वे दोनों आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की नदी में डूब रही है। दीपक और आकाश मोटरसाइकिल से उतरकर तुरंत उसे बचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमें बता सकती हैं कि राजमहल कितनी दूर है? बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। क्या आपको राजमहल में कोई काम है? नहीं, बस ऐसे ही। दीपक और आकाश राजमहल के पास पहुँचते हैं। यहाँ तो पहरेदार खड़े हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे? मैं इंतजाम करके लाया हूँ। दीपक और आकाश चुपके से दोनों पहरेदारों के पीछे जाते हैं और उनके मुंह पर नशीली दवा का रुमाल लगाकर उन्हें बेहोश कर देते हैं और सैनिकों के कपड़े पहन लेते हैं। सैनिकों के कपड़े पहनकर दोनों राजमहल के अंदर घुसते हैं और खजाने वाला कमरा ढूंढते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें खजाने वाला कमरा मिल जाता है। वे उसका ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं और खूब सारा खजाना टोकरी में भरकर बाहर ले जाने लगते हैं। तब तक उन पहरेदारों को होश आ जाता है जिन्हें आकाश और दीपक ने बेहोश किया था। अरे, हमारे कपड़े कहाँ गए? तभी पहरेदार देखते हैं कि आकाश और दीपक
अपने सर पर खजाना लेकर आ रहे हैं। पहरेदार उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आकाश और दीपक उनकी मोटरसाइकिल को राजा के सामने पेश करते हैं। अच्छा, तो तुम लोग 500 साल बाद की दुनिया से हमारे यहाँ सोना लूटने आए हो। सैनिकों, इनकी मोटरसाइकिल यंत्र को तोड़ दो और इन्हें जेल में डाल दो। सुबह होते ही इन्हें फांसी पर चढ़ा देना। आकाश और दीपक को उनकी टूटी हुई मोटरसाइकिल सहित जेल में डाल दिया जाता है। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मेरी लाइफ अच्छी तरह चल रही थी, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश था, तुम मुझे यहाँ ले आए। देखो, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह होते ही ये हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तभी उन दोनों को वही लड़की दिखाई पड़ती है जिसको उन्होंने डूबने से बचाया था। तुम दोनों यहाँ जेल में? दीपक लड़की को सारी बात बताता है। मैं यहाँ खाना बनाने का काम करती हूँ। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई थी, इसके बदले मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी, लेकिन तुम्हें सोना नहीं ले जाने दूंगी। तुम हमारे राज्य में चोरी नहीं कर सकते। लड़की खाने में नशीला पदार्थ मिला देती है और सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं। आकाश फटाफट मोटरसाइकिल ठीक कर लेता है। लड़की जेल का ताला खोल देती है। आकाश और दीपक तेज स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ाकर टाइम मशीन तक पहुंचते हैं और जल्दी से टाइम मशीन में घुसकर अपने समय में वापस लौट आते हैं। मुझे माफ कर देना। अपने लालच के चक्कर में मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी। तुम्हारी दुकान मोबाइल की वजह से नहीं चल रही है, तो तुम्हें मोबाइल का मैकेनिक बनना चाहिए। आकाश दीपक को कुछ पैसे उधार देता है और दीपक मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर मोबाइल मैकेनिक बन जाता है। सोना देने वाली प्रेस। सुरभि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण सुरभि के चाचा चाची को उसे पालना पड़ा। सुरभि की चाची सुरभि को अपने ऊपर बोझ मानती थी। एक तो हमारे घर भी लड़की हुई, ऊपर से तुम्हारे भाई अपनी लड़की हमारे ऊपर छोड़कर चले गए। तुम्हारा काम धंधा तो वैसे भी ठीक नहीं चलता। अब हम दो लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? समय आने पर सभी लड़कियों की शादी हो जाती। कल मैं सुरभि और दीपिका दोनों के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा। सुरभि के लिए कोई गरीब घर का लड़का ढूंढना और हमारी बेटी दीपिका के लिए कोई अमीर घर का अच्छा लड़का। समझ गए? दीपिका पूरे दिन पड़ी पड़ी सोती रहती, सोकर उठती तो खाती और रोजाना नई नई डिमांड करती। माँ, मुझे अपने लिए लिपस्टिक, पाउडर, चप्पलें और भी ढेर सारा सामान लाना है। 5000 रुपए दो ना। दूसरी तरफ सुरभि घर का सारा काम करती और कोई भी डिमांड नहीं करती। चाची जी, कपड़े प्रेस हो गए और खाना भी बन गया है, खा लीजिए। दीपिका, तुम भी खाना खा लो। मैं अभी बाहर से आई हूँ, मेरे पैर गंदे हो गए हैं, पानी लाकर मेरे पैर धो दे। मैं अभी तुम्हारे पैर नहीं धो सकती क्योंकि मैं खाना परोसने जा रही हूँ। क्या क्या कहा? तू मेरे पैर नहीं धो सकती? अभी लाते मार मार कर तेरा मुंह सुजा दूंगी। तभी सुरभि के चाचा वहाँ आ जाते हैं। दीपिका, अपनी बहन से इस तरह बात करते हैं क्या? तुमने यही तमीज सीखी है? आप क्यों उसे डांट रहे हैं? उसने क्या असलियत में लात मार दी? सुरभि, जा चाचा के लिए पानी लेकर आ और उसके बाद अलमारी में रखे पुराने कपड़े भी प्रेस कर देना। सुरभि चली जाती है तो चाची चाचा से कहती है, कोई लड़का मिला या नहीं? हाँ, 2 लड़के मिले हैं। एक अमीर घर का है और दूसरा बहुत गरीब। चाची और चाचा अपनी बेटी दीपिका की शादी अमीर घर के लड़के से कर देते हैं और सुरभि की शादी गरीब लड़के से हो जाती है। सुरभि का पति दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता। लगता है मुझे भी काम करना चाहिए। अगर हम दोनों काम करेंगे तो शायद हमारे घर का खर्चा आसानी से चल जाए। लेकिन तुम क्या काम करोगी? मैं कपड़े प्रेस करूंगी। चाची भी मुझसे कपड़े प्रेस करवाती थी। सुरभि ने कबाड़ी वाले से एक पुरानी प्रेस खरीदी और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। वह गांव के बड़े घरों से कपड़े लाती, उन्हें प्रेस करती और वापस घर पहुंचा कर आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत
सुरभि के गांव से गुजर रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी अम्मा के सारे कपड़े भीग गए। अरे राम रे, सारे कपड़े भीग गए। मुझे तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। गीले कपड़े पहने रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने सुरभि के गेट पर कपड़े प्रेस कराने का बोर्ड लगा देखा। वह घर के अंदर गई। बेटी, मेरे कपड़े भीग गए हैं और मुझे जरा जल्दी निकलना है। क्या तुम मेरे कपड़े सुखा दोगी? हाँ अम्मा, आप कुछ देर के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए और अपनी साड़ी मुझे उतार कर दे दीजिए। मैं अभी सुखा देती हूँ। सुरभि कुछ ही मिनट में प्रेस से बूढ़ी औरत की साड़ी सुखा देती है। बेटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप तो मेरी माँ समान हैं। बूढ़ी औरत सुरभि को अपना आशीर्वाद और दुआएं देकर चली जाती है। अगले दिन सुरभि ने कपड़ों पर प्रेस रखी तो कपड़ा सोने का बन गया। अरे ये क्या हो गया? ये कपड़ा तो सोने का बन गया। सुरभि ने फिर दूसरे कपड़ों पर भी प्रेस रखकर देखी। जिस भी कपड़े पर प्रेस रखी जाती, कपड़ा सोने का बन जाता। अजी सुनिए, देखिए ये क्या हो रहा है। लगता है कल जो बूढ़ी अम्मा हमारे घर आई थी, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। सुरभि और सुरभि का पति सोना देने वाली प्रेस से जल्द ही अमीर हो जाते हैं। उधर सुरभि के चाचा का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका घर नीलाम होने वाला था। चाचा जब अपनी सगी बेटी दीपिका के घर से मदद मांगने जाते हैं तो दीपिका के पति ने मदद करने से इनकार कर दिया। सुरभि को जब यह बात पता लगी कि चाचा का घर नीलाम होने वाला है तो उसने वह घर खरीद लिया और चाचा चाची के पास जाकर बोली, चाचा, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये लीजिए आपके घर की चाबी। दीपिका और उसके पति ने हमारी कोई मदद नहीं की और सुरभि, तुमने हमें हमारा घर वापस दिलाया। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुमने अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ा। हमें माफ कर देना बेटा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है चाची। मैंने आप दोनों को ही अपना माता पिता माना, इसलिए मुसीबत के समय मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। चाची सुरभि को अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी और इस तरह वे लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे।